अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका नया हफ्ता, नया दिन अच्छा गुजरे। अच्छा, मैं अपना नाम बताना भूल गई, मैं हूँ आपके साथ महक असलम। ज़रूरत क्या है नाम बताने की, और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीदें करते हैं कि ये जो हफ्ता शुरू होगा इसमें आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ होंगी और बहुत सारे होंगे सरप्राइजेस। सबसे पहले शो में हम बात करेंगे पहाड़ों के एक और बेटे की, जिन्होंने कामयाब मुहिम तो कर ली है लेकिन वापसी पे वो फंस गए। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी वाजिदुल्लाह नगरी की। इनके साथ दो गैर मुल्की कोपहमा भी हैं। वो राकापोशी सर उन्होंने कर ली और उसके बाद वो वापस नहीं लौट सके हैं। बताया ये जा रहा है कि तीनों कोपहमा इस वक्त 6,900 मीटर की बुलंदी पर फंसे हुए हैं और हमारी दुआ यही है कि जल्द अज जल्द जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। गुज़श्ता रोज़ भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए कोपहमाओं को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, वाजिदुल्लाह नगरी से आखिरी बार रब्ता कब हुआ है, ये बहुत सारे सवालात यकीनन आप लोगों के जहनों में भी आ रहे होंगे, हमारे जहन में भी है। तो इस समय दीगर अहम मालूमात आप तक पहुँचाएंगे प्रोग्राम में आगे चल के। अच्छा जी, एक और ख़बर है, कल हमने देखा कि पूरा दिन टेलीविजन स्क्रीन्स पर गहमा गहमी रही कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन की, और जनाब कहीं पे नून लीग बाजी लेके जा रही थी, कहीं पे हमने देखा कि पीटीआई का पलड़ा भारी रहा और मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन के नताइज जो हैं उसके गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज थे वो भी आपके साथ बराह रास्त कल शेयर होते रहे। और इनके मुताबिक पीटीआई 64 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, जबकि नून लीग दूसरे नंबर पर है। अच्छा, वैसे जो ये टक्कर का मार्जिन ना बड़ा कम रहा फैसल, हमने देखा कि कुछ ही नंबर्स कम थे। अच्छा, नून लीग जिसके 59 उम्मीदवार हैं और जो सबसे एक अलार्मिंग कह लें इसको, या जो भी आप कहना चाहें उसके सवालिया भी कह सकते हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो टेंशन में हैं। अब तक जो नताइज मौसूल हुए हैं उसमें 48 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत चुके हैं। और अब उन पार्टीज़ की बात करती हैं जिनका कभी बहुत हल्ला हुआ करता था। पीपल्स पार्टी के 17 और एमक्यूएम के 10 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी की बात की जाए तो लगता है कि उसने थोड़ा सा आउट ऑफ द स्किन परफॉर्म किया, और 7 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 3 अच्छी सीटें हासिल की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पंजाब से जहाँ पे बड़ा होल्ड समझा जा रहा था, वहाँ पे नून लीग आ गए और पीटीआई जो है वो तीसरे नंबर पर है। और देखें, इसको क्लीन स्वीप कहेंगे तो गलत नहीं होगा। 113 वार्ड्स पंजाब कैंटोनमेंट बोर्ड के, और वहाँ पे 51 पहले नंबर पे नून लीग है, दूसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार हैं 32 के साथ। पीटीआई तीसरे नंबर पर है 28। यानी कि अगर पीटीआई और नून लीग का वहाँ पंजाब में मार्जिन देखें तो इट्स ह्यूज। बट फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी देखें, आज़ाद उम्मीदवार भी तो अपने ही है ना, बाकी तो सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें, इन आज़ाद को भी आप अपने ही समझ लें। और मेरे ख्याल से अगर हम जीबी इलेक्शंस और कश्मीर इलेक्शंस को देखें तो आज़ाद उम्मीदवारों का जो टिल्ट है वो हमेशा से रूलिंग पार्टी की तरफ हमें ज़्यादा दिखाई देता है। बट देखना है कि क्या कैंटोनमेंट बोर्ड में भी ऐसा ही होता है या हालात हमें बदलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीटीआई को लाहौर और रावलपिंडी से बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना रहा है। और जैसे फैसल भी बात करते हैं, बड़ी अलार्मिंग भी चीज़ है और सवालिया भी चीज़ है, क्योंकि पंजाब की जब बात करते हैं ना तो बुज़दार सरकार के काम और उनके अवाम के लिए की गई खिदमत और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से खान साहब हमेशा ये कहते नजर आए कि बुज़दार को कभी कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि वो वसीम अकरम प्लस है उनके लिए और बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन जो नताइज अब आना शुरू हुए, कल रात को हमने देखा कि जितनी कारकर्दगी और जितना अच्छे तरीके से मैदान नून लीग ने मारा है, आने वाले दिनों में पीटीआई की हुकूमत जो पंजाब में बनी है, क्या वो ख़तरे में पड़ सकती है? क्योंकि हमने अपने पुराने शोज़ में भी बात की कि पीटीआई का थोड़ा सा ध्यान ना सिंध की तरफ हमें आता हुआ नजर आया। याद है आपको, आता कि सिंध में भी अब हम गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन ये सिंध लेने के चक्कर में कहीं पंजाब हाथों से ना निकल जाए। और पंजाब बहुत बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से जनाब पीएसपी, काफ लीग और जनाब दीगर जो जमातें हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जेयूआई कोई नशिस्त नहीं जीत सके। चलें, आपके लिए हम ये कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप ज़्यादा करेंगे मुस्तफा कमाल साहब से कभी रब्ता करें और उनसे बात करें और पूछने की कोशिश करें कि भाई ये मामला क्या है, क्योंकि पिछले इलेक्शन जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे। बाई इलेक्शंस हो जाएं और उसके बाद वार्ड इलेक्शंस हो जाएं। आगे हम बढ़ते हैं, एक अहम डेवलपमेंट है आज मुल्क में। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान, तमाम गवर्नर्स, वज़राए आला, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को दावत दे दी गई है। बिल्कुल, आइनी इदारों के सरबराहान को शिरकत की दावत दी गई है। मुरासले के मुताबिक कोरोना वबा के
पेश नज़र मेहमानों और सिक्योरिटी गार्ड्स को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अरकान पार्लियामेंट की सहूलत के लिए लॉजेस से पार्लियामेंट हाउस तक खुसूसी शटल सर्विस भी चलाई जाएगी। मुश्तरका इजलास से पहले हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टीज के इजलास भी होंगे। सो लेट्स सी कि आज किन किन उमूर पर इस अहम इजलास में डिस्कशन होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा इजलास है, बड़ों की बैठक है और बड़े बड़े फैसले भी मतवक्के हैं। अब एक और चीज़ जिसने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई हुई है और रोज़ाना बैठ के हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्लीज़ थोड़े से मेंटली बड़े हो जाएं, कोरोना को थोड़ा सा सीरियस ले लें, क्योंकि जब हम इस वायरस का जिक्र करते हैं तो हमें ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो चौथी लहर है ना उसके जो वार है वो मज़ीद तेज़ हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज़ होते जा रहे हैं। एक दिन में मज़ीद 67 अफराद जान से गए हैं, 2988 नए केसेस भी अभी तक रिपोर्ट हो गए और जो मस्बत केसेस की शरह है 5.62% रही है। पिछले हफ्ते 6.30 थी। तो अगर ऐसे देखा जाए तो जो रेट है पॉजिटिव रेट वो थोड़ा कम आया है, बट स्टिल आप सबको, जैसे कि महक ने कहा कि आपको मेंटली जो है इस चीज़ को मैच्योर होकर देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मेंटली मैच्योर होने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और एक दुख के साथ या आपके साथ खबर शेयर करें। रेडियो की मारूफ शख्सियत आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप से शोहरत पाने वाले अजीम सरवर कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा जो है उनकी आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नूर गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 में अदा की जाएगी। आलमी शोहरत याफ्ता प्रोग्राम जो था स्पोर्ट्स राउंड अप, उससे उनकी शोहरत मंसूब है। और जब हम बात करते हैं रेडियो की दुनिया की, ये उस वक्त की दुनिया है कि जिस वक्त सुनने वाले समात जो है ना जिनकी थी वो बड़े पारखी उनकी थी। और इसके अलावा अगर आप रेडियो पे कोई ऊंच नीच भी करते थे तो वो फ़ौरन से जो है वो लोग कैच कर लेते थे। बट द थिंग इज़ के अजीम सरवर साहब का ये खासा था कि सुनने वालों को भी वो इतना महव रखते थे अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, अपने क्रिकेट स्टैट से और अपने प्रोग्राम प्रेजेंट करने के तरीके से कि ये गुमा होता था कि शायद सारी चीज़ें सामने लिखी हुई हैं। तो बहुत अफसोस के साथ कि जो अजीम सरवर साहब हैं उनका कराची में इंतकाल। और ये उस वक्त की बात है ना फैसल, जब रेडियो पर एक वाहिद स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता था और लोग इस वाहिद प्रोग्राम के ज़रिए स्पोर्ट्स की ख़बरों से बाखबर रहते थे। और ये वो कीमती एहसास है जब हम ऐसी कोई ख़बर शेयर करते हैं, यकीन करें कि दिल बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है। स्पोर्ट्स की हम बात करें, इससे ही जुड़ी यानी खेल के मैदान से ही जुड़ी ये ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सरबरा जो है साबिक क्रिकेटर रमीज़ राजा, जैसे कि कहते भी हैं फैसल के वो बड़े फेवरेट हैं मेरे, तो आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान भी हो जाएगा। तो जैसे पीछे से आवाज़ भी आ रही है कि पूरे पाकिस्तान के फेवरेट है जनाब। कई साबिक क्रिकेटर्स अपनी ख्वाहिशों का इज़हार करते हुए, हाँ, कई साबिक क्रिकेटर्स इस तकरीब का हिस्सा होंगे और कुछ लोग मुझे लगता है नहीं भी होंगे। कुछ लोगों ने माजरत ज़रूर की है, जावेद भाई हैं उनमें से एक। तो अब बड़ी सीट पर बड़ी तब्दीली के बाद क्या बोर्ड में मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी? क्या बढ़ती हुई तनकीद के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी जो है वो तब्दीली हो सकेगी? इस सब पे तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं आपको पता है कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। कुछ 40-41 दिन रह गए हमारे उस पहले बड़े टाकरे पे जो हमने इंडिया से लड़ना है। इन 40-41 दिनों से पहले हो क्या रहा है हमारी टीम में? पहले तो सिलेक्शन का बड़ा वबाल उठा, उसके बाद सरफराज चले गए, लोगों ने बड़ी तनकीद की, और अब एक नया फियास्को, और वो है प्रोफेसर हफीज़ का। मोहम्मद हफीज़ की एनओसी के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे ग़ालिबन 19 तक दी गई थी एनओसी, लेकिन अब मुझे वापस बुलाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। और वापस बुलाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। मैं खेलूंगा वर्ल्ड कप तो इज्जत के साथ खेलूंगा, वरना नहीं खेलूंगा। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान कर रखा है। बनता क्या ये चीज़ें बनती हैं? क्या पाकिस्तान टीम अफोर्ड कर सकती है? तो ज़राए के मुताबिक अब मामलात कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ की कुछ नाराज़ी है। अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो 41 दिन बाद है। अभी 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अभी की बात है ये, और हम बड़े खुश थे कि यार अच्छा न्यूजीलैंड की टीम का पाकिस्तान आना है, खुशाइन बात है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मुकाबलों के लिए माहौल बन गया है और जनाब स्टेडियम जो है वो भी तैयार हो गया है। इसकी तैयारी भी हमने आपको दिखाई थी। टिकट्स भी फ़रोख्त होना शुरू हो गया। ग़ालिबन 1000-2000 के टिकट्स आप ख़रीद भी सकते हैं, ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम बता रहे हैं कि प्रोफेसर की नाराज़गी क्या मौजूदा हालात में ये अफोर्डेबल है? मोहम्मद हफीज़ क्रिकेट बोर्ड के
बड़ों पर जो है वो सख्त बरहम हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि 12 सितंबर तक वेस्ट इंडीज़ से वतन वापस ना पहुंचने पर उन्हें नताइज भुगतने की धमकी भी दी गई है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं फैसल, नताइज भुगतने की ये पहले भी हो चुका है, ये पहले भी हो चुका है और मोहम्मद हफीज़ की पहले भी नाराज़ी हो चुकी है, अब ये दोबारा हो रहा है। तो अब मेरे ख्याल से ये टीम मैनेजमेंट को सोचने की ज़रूरत है। इससे पहले भी मोहम्मद हफीज़ ने कहा था कि जी मुझे फ़लाँ तारीख तक एनओसी दी जाती है, लेकिन उससे पहले वापस बुला लिया जाता है, सिलेक्शन के लिए वापस बुलाया जाता है, और अगर मैं नहीं इसको करता, मैं उनको कहता हूँ कि जी आपने मुझे इजाज़त दी थी, तो वो आगे से नताइज भुगतने की धमकियाँ देते हैं। तो एक तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ ये, अगर तो कोई ऐसी चीज़ है तो क्या वो बाहर आनी चाहिए खबर बन के, क्योंकि अगर आप पड़ोसी मुल्क को ही देख लें तो वहाँ पे काफ़ी अरसा हो गया कि इस तरह का कोई भी फियास्को, इस तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी निकल के नहीं आ रही है। नतीजा आप देख लें, इंडिया सीरीज़ पे सीरीज़ जीते जा रहा है, मैचेस पे मैचेस जीते जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये ऊँट किसी करवट बैठ के नहीं दे रहा है। मोहम्मद हफीज़ का ये आखिरी इवेंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद हफीज़ तो कह रहे हैं कि जी मैं खेलूँगा वर्ल्ड कप तो इज़्ज़त के साथ खेलूँगा, तो हफीज़ का भी ये आखिरी इवेंट है। तो मेरे ख्याल से ये तराजू के दोनों पलड़ों को ना कहीं बराबर होना होगा, और ज़रूरी है ना बराबर होना। जब तक ये बराबर नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि अच्छी कारकर्दगी या फिर हम अच्छी परफॉर्मेंस या फिर एक अच्छा इमेज छोड़ सकते हैं। तो जनाब भी आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम उस चीज़ की जिसकी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात भी की थी। पाकिस्तानी कोहपेमा वाजिदुल्लाह नगरी की मैं बात करी, और 2 गैर मुल्की कोहपेमा जो हैं वो राखा पोशी सर करने के बाद वापसी पर फंस गए हैं। ये वो वापसी का सफ़र था जिसके बारे में अभी तक कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। गुज़श्ता रोज़ हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ भी हुआ, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से कोहपेमाओं की वापसी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। अप्रॉक्सीमेटली 6900 मीटर्स की बुलंदी के जिस पे वाजिदुल्लाह नगरी और उनकी टीम जो है इस वक्त फंसी हुई है, स्ट्रैंडेड है। अब उनकी सेहत कैसी है, और आज क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ से तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो थे वो फ्लाई कर रहे थे रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन क्योंकि इतनी ऊंचाई पे मौसम हर मिनट तब्दील हो रहा होता है, इसीलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। इस तमाम तर सिचुएशन पे हम बात करेंगे। हमने रब्ता किया है वाजिदुल्लाह नगरी के भाई हैं खैरुल्लाह अफरीदी, उनसे। खैरुल्लाह भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले यही बताइए कि इस वक्त आपकी ऑब्वियसली ऊपर जो भी गुफ्तगू हो रही होगी वाया सैटेलाइट फ़ोन या फिर कोई दूसरे का उससे, तो रब्ता हुआ है आपका उनसे? कैसे उनके मोराल्स हैं इस वक्त, खैरियत से हैं वो? जी, मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा जी, मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। उनकी तबीयत बेहतर है, और दूसरे जो साथी क्लाइंबर हैं फॉरेन, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। दूसरी बात ये है कि उनके पास फूड सप्लाई तकरीबन ख़त्म होने जा रही है। तो रेस्क्यू टीम के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर भी आए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी श्रीनगर में, तो इनको सर्वे के लिए ग्राउंड रेस्क्यू टीम को लेके गए हैं ऊपर। अगर बारिश क्लाउड इजाज़त दे देती तो उनको सर्वे कर कर आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह रेस्क्यू होगी। अच्छा, ये बताइए कि आप ख़ुद बता रहे हैं कि उनके पास सप्लाई खाने की भी कम होती जा रही है, तो ऐसे में मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने उनसे बात की, वो तो खैरियत से हैं, क्या कोई इस तरह का सिचुएशन बन सकती है कि वो ख़ुद जो है वो नीचे आने की कोशिश करें? सर, ऐसा है कि कोशिश तो अगर वो उनके पास होता तो ज़रूर करते खुद से, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों तकरीबन 11 तारीख को जो बारिश हुई है, ऊपर जो स्नोफॉल हुआ है तकरीबन कोई 3 फीट अबव फॉल हुआ है, तो जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर सकते वहाँ से, क्योंकि रिच पे हैं। तो जैसे ही वो मूव करेंगे तो एवलांच का खतरा है। अच्छा। तो इसलिए वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो साथी जो 2 उनके माउंटेनर्स हैं, उनकी क्या तबीयत की नासाजी हुई है? अगर वो उन्होंने आपको बताया हाई सिकनेस एल्टीट्यूड है या फिर क्या है? जी, उस हाई सिकनेस एल्टीट्यूड एक को है, दूसरे को एक फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, जो माउंटेनियरिंग टर्म्स में जो कहते हैं, वो मुझे नहीं मालूम क्या बीमारी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फ्रॉस्ट बाइट उसको हुआ है। अच्छा, तो इस वजह से वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आज अभी कब ये दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, इस बारे से क्या बताइएगा हमें? इस वक्त एक हेलीकॉप्टर उड़ा है, बारिश हो रही थी इसके बावजूद उड़ा है, क्योंकि ऊपर जाके राकापोशी की बैक साइड पे थोड़ी सी उनको विंडो मिली है कि सर्वे करेंगे जाके एग्जैक्टली ग्राउंड जो रेस्क्यू टीम है उनको कहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, नियरेस्ट पॉसिबल एरिया जहाँ पे वो लोग मौजूद हैं
वहाँ पे नियरेस्ट पॉसिबल एरिया में ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर वहाँ से उनको रेस्क्यू करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। खैरुल्लाह भाई, हम बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं रेस्क्यू टीम को भी, और वाजिद भाई से भी आपकी बात हुई है, आपने अपडेट की अभी तो उनकी भी तबीयत ठीक है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। तो पूरी कौम दुआगो है कि ना सिर्फ वाजिदुल्लाह नगरी वापस नीचे उतरा है, उनके साथ जो मजीद 2 क्लाइंबर्स हैं वो भी बखैरियत आफत जो है वो ठीक तरीके से नीचे उतर। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब हम शो में बात करेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस की। अगर गैर सरकारी नतीजे को देखा जाए तो पीटीआई ओवरऑल 64 नशिस्तों के साथ जनाब सबसे आगे, लेकिन हुक्मरान जमात को रावलपिंडी में अपसेट हुआ है और साथ साथ लाहौर में भी हुआ है। पिंडी कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई एक भी सीट लेने में नाकाम रही है। चकलाला कंटोनमेंट से नून लीग ने 5, पीटीआई ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। टेक्सला से भी पीटीआई को सिर्फ 2 नशिस्तें मिली हैं। लाहौर के दोनों कंटोनमेंट बोर्ड्स में नून लीग ने तहरीक इंसाफ को हरा दिया है, जबकि 20 नशिस्तों में से 15 नशिस्तों पर शेर हमें आगे नजर आया। कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई 14 नशिस्तों पर कामयाब रही, और जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो 11 जो वोट्स हैं उनमें हमें कामयाब नजर आई है। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सुबह खैर, और मुझे लगता है कि ये जो लाहौर से और पिंडी से खबरें आ रही हैं, इसने आपकी मॉर्निंग थोड़ी सी जो है ना घबराहट वाली बना दी होगी, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि पंजाब स्पेशली, जिसको हम कहते हैं कि बुज़दार सरकार के तवस्सुत से चलता है और बुज़दार सरकार के काम बड़े अच्छे हैं, लेकिन हुआ क्या ये पंजाब में इतना बुरे तरीके से पीटीआई को यहाँ पर शिकस्त का सामना रहा। ये आने वाले वक्त में कोई इंदिया है कि पंजाब से पीटीआई जा रही है, ये क्या समझ रहे हैं आप इसको आने वाले वक्तों के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखिए, मैंने बड़ी नई टी शर्ट पहनी हुई है और मेरा कोई परेशानी वाला आज मॉर्निंग नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ। वजह क्या है कि पीटीआई इलाकाई जमात नहीं है। आजकल जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कोई हैदराबाद की पार्टी बन गई, कोई पिंडी की बन गई, कोई कराची की बनना चाहती है, कोई चकलाला की बन गई, कोई पिशावर की बनना चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े तौर पे इस दफा एक पैगाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की पार्टी है और मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी है, चूंकि सबसे ज्यादा सीट्स हमने हासिल की हैं। 2015 के इलेक्शन में 42 नशिस्तें थी और इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है तकरीबन मेजॉरिटी 63 नशिस्तें हमारे पास हैं। मतलब तो ये ओवरऑल नैरेटिव, हमारी कामयाबी ये है कि हम मुल्क की सियासत करते हैं और मुल्क की तो बड़ी जमात के तौर पे तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई है। बाकी जो इलाकाई मुकाबला होता है, और देखिए हर जगह पिछले साल मतलब है कि कराची में भी हमने 4 नशिस्तें ली थी, इस दफा हमने 14 नशिस्तें ले ली हैं। तो कहीं आगे होते हैं, कहीं पीछे होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वो नैरेटिव देखती है कि पूरे पाकिस्तान में हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत हुई है। इस सब कुछ के बावजूद न जाने क्या क्या ढंढोरे पीट रहे होते थे, आज वो पार्टी 2015 में जो 42 सीटों पे थी, आज वो 63 सीटों पर है। इसका मतलब है कि हमारा जहाज ऐसे जा रहा है, अब कहीं थोड़ी सी टिप आती है तो कहीं से 6 फुट की छलांग लग जाती है। मैं कहना चाहता हूँ दूसरी बात कि इन ये इलेक्शन जो होते हैं, फिर अपनी कामयाबी के बावजूद, खुश होने के बावजूद, मैं कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये इंडिविजुअल्स का इलेक्शन होता है। मेरा और आपका इलेक्शन होगा, अल्लाह देते और दीन मोहम्मद का इलेक्शन होगा। ये इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और सिराजुल हक साहब, फजल रहमान साहब का इलेक्शन नहीं होता। इसके बावजूद हमारे कैंडिडेट्स ने, हमारी लोकल तंजीमों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात के तौर पे, एक अगर सैंपल चेक किया जाता है ना जी, एक सैंपल के तौर पे जीबी हम जीते, कश्मीर हम जीते, कैंटोनमेंट हम जीते, अगला लोकल गवर्नमेंट हम जीतेंगे, अगली गवर्नमेंट हम फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कहीं हमसे गलतियां हुई हैं, टिकट बहुत सारे आजाद जो है, ये मेजोरिटी ऑफ आजाद उम्मीदवार जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारे साथ है, मेजोरिटी हमारे साथ है। कुछ टिकटिंग में गलती हुई है, हमारे अपने लोग थे, टिकट देने में हो गया, सामने खड़े हो गए, तो हमारी अपनी गलतियां भी हैं, कुछ सीखने का, कुछ सुधरने का मौका भी मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ आजाद उम्मीदवार
वो हमारे साथ है। पीटीआई एक मेजर पार्टी है, किसी किसी शहरों में ये लोग ले गए हैं, इससे ना ट्रेंड का पता चल जाता है। ट्रेंड पता चलता है कि पाकिस्तान का ट्रेंड ये जा रहा है कि पीटीआई आगे जा रही है, पीटीआई आई नहीं, तब्दीली आ चुकी है दोबारा। सही। अच्छा अलीम भाई, आप कह रहे हैं ना कि अभी ट्रेंड देखा जाता है, तो बिल्कुल, और जैसे कि हमने देखा कि जीबी हो, कश्मीर हो, जो और वहाँ के तो खित्ते की ये बात है कि जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं तो वो भी उन्हीं के साथ जाते हैं। दैट्स बीन द ट्रेंड ओवर देयर। लेकिन जब आप इस ट्रेंड की बात करें ओवरऑल, तो हम उस नैरेटिव को कैसे देखें कि जो पीटीआई ने बनाया और नून लीग के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, वो सारी चीज़ें, सर उस बयानिए को आप कैसा देखते हैं कि जिस वक्त पंजाब कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम 113 वार्ड्स के नताइज में आप तीसरे नंबर पर हैं और नून लीग पहले? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोबारा मैं कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव नून लीग का है वो एज अ नैरेटिव वहीं खड़ा हुआ है और नून लीग पीछे गई है। अगर ये आगे जा रहे होते, मैं कहना चाहता हूँ पिछली दफा पिछले इलेक्शन जो था वहाँ इन्होंने 68 की थी। पिछले 2015 के इलेक्शन में पीएमएलएन की 68 सीट्स थी और इस दफा के इलेक्शन में पीएमएलएन जो है वो खासा पीछे है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोबारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इस इलेक्शन का कोई पार्टी ट्रेंड से ताल्लुक नहीं होता, ये पार्टी के नैरेटिव से ताल्लुक नहीं होता। मैंने बताया आपको कि इस वक्त जो इलेक्शन वोट देने गया था वो देख रहा था मेरी बरादरी से है, मेरे काम का बंदा है, मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और बहुत सारे लोग ये वो थे जो पहले काउंसलर रहे हुए थे, लोगों का किसी का गटर ठीक किया, किसी की लाइन ठीक की, किसी की रोड बना दी, किसी का पानी खुलवा दिया। ये वो लोग थे जो अवाम में होते थे। ये इलेक्शन उस जगह का था। हमने एज इंशाल्लाह अब जो हमारे लोग जीते हैं, ये जो परफॉर्म करेंगे तो ये निचली सतह के ऊपर हमारे उभर के आएंगे, जो कि पहले तो लोग ही हमारे बहुत कम थे। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर उन्होंने नहीं देखा कि इन्होंने किस इदारे को गालियां दी, इन्होंने कितना पैसा चुराया। अगर कहीं कहीं इन्हें फायदा मिला है वो शख्स की वजह से मिला है जो कैंडिडेट था, क्योंकि इसके अंदर मामला को मुल्की फैसला नहीं करना था काउंसलर साहब ने, उन्होंने इनके लोकल मसले का हल करना था। जब ये बात आएगी कि जी मैं जिसको वोट देने जा रहा हूँ वो हमारे मुल्क के साथ कहाँ खड़ा होगा, वो पैसे चोरी करके लंदन तो नहीं जाएगा, वो हमारे इदारों को गाली तो नहीं देगा, वो इंडिया के साथ दोस्ती तो नहीं करेगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में शामिल नहीं होगा, उनकी कितनी उन्होंने करप्शन की है, कितनी उन्होंने पैसे बाहर भेजे हैं, क्या उनका ट्रैक रहा है, उस वक्त फिर वो सोचते हैं। जब आखिरी जनरल इलेक्शन होता है उस वक्त जब बल्ला नजर आता है तो इमरान खान की तस्वीर नजर आती है, शेर नजर आता है तो नवाज शरीफ की नजर आती है पिंजरे के अंदर बंद लंदन में, जब तीर नजर आता है तो आसिफ जरदारी साहब की नजर आती है नैब की कोर्ट जाते हुए। जब और इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। इस वक्त ये मुकामी लोगों का इलेक्शन था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि हम एक जीती हुई पार्टी के तौर पे आए हैं और इंशाल्लाह अभी आज़ाद भी हमारे साथ आएंगे और बेहतर पोजीशन होगी। और ये है कि हमें अपनी तंजीमों को मजीद ठीक करना पड़ेगा, हमें जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है हमें उसको ठीक करना पड़ेगा और इंसान गलतियों से सीखता भी है। गो कि हम जीते हैं फिर भी हम कहते हैं कि हमें यहाँ मजीद और अच्छे तरीके से आना चाहिए था। हाँ। इंशाल्लाह इसमें हमें सीखने का, समझने का और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप तो खुद इस चीज को कबूल कर रहे हैं ना कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में शायद गलती हुई है, तो क्या ये मौजूदा वक्त में पीटीआई मुतहम्मिल है इन गलतियों की, आपको लगता है? देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी, कोई भी इदारा, हम सब इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। हाँ। और अगर मैं तस्लीम कर रहा हूँ, मैं तो पहले कहा कि हम जीते, अल्हम्दुलिल्लाह जीते, नून लीग का नैरेटिव नहीं बिका है यहाँ और चूरन बिल्कुल उनका नहीं बिका। लेकिन मैं कहता हूँ देखिए, अगर हमारे कुछ कहीं है तो हमारी गलती क्यों नहीं कर सकते हम, और गलती करके भी हम जीते, लेकिन मजीद और हम तैयारी बेहतर कर लेंगे। गलती तो इंसान गलती से पाक तो नहीं होता ना, एक होता है नीयत हमारी ठीक थी, कहीं निचली सतह पर कुछ मामला हो, लेकिन आधे जैसे मैं मलिर कैंट की बात कर रहा हूँ, हमारे उम्मीदवार है लाला इमरान साहब, वो हमारे पार्टी के साथी थे, हमने भी कोशिश की लेकिन किसी वजह से हमारे कुछ साथी थे वो उन्होंने कहा नहीं जी हम 2 सीटें इकट्ठे लड़ेंगे, वो भी हमारे अपने थे, वो लाला इमरान दोबारा जीत गए। मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारी जगह सिचुएशन ये बनी है कि हमारे लोगों ने हमारे बंदे को हरा दिया, तो बात यह है कि क्लिमेटी तो वो हमारे पास कमी में जो आप देखिएगा आजाद उम्मीदवारों की 90% जो है ये पीटीआई के अंदर आएगी इंशाल्लाह, इस वक्त भी इंशाल्लाह। और सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट बोर्ड्स के वाइस प्रेसिडेंट्स इंशाल्लाह हमारे होंगे और इंशाल्लाह जब उन्हें एम्पावर करेंगे तो मजीद हमारी बेहतरी होगी। ट्रैक देखा जाता है 15 में कहाँ थे, 18 में कहाँ है, वोट कैसे लिए, कहाँ लिए, लेकिन कुछ शहरों में
अगर सूरत हाल तब्दील हुई है उसको हमें देखना पड़ेगा। और उसकी वजह बता दूं आपको, जी जी, पहले पीटीआई सिर्फ शहरों की पार्टी हुआ करती थी। अब जब से एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, जो गरीबों, लोग समझते थे पीटीआई तो ये बाबू लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। अब पता चला कि ये तो गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी भी है, मजदूरों की पार्टी भी है, बेकसों की पार्टी भी है। ये तो अब पीटीआई का और एक बहुत बढ़ चुका है, गली महलों गांव तक इस इलेक्शन से आपको लगता है कि आप जो पीटीआई ने अपने रूट्स मजीद हर जो तबका फ़िक्र है उस तक पहुँचाएँ? बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब आपका। और गुफ्तगू में ख़ुद फरमा रहे थे कि ये जो कैंटोनमेंट इलेक्शंस होते हैं ये तो मैन टू मैन होता है, ये पार्टी सरबराह टू पार्टी सरबराह नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि पंजाब में नून लीग ने बेहतर काम किया इसलिए वो लोग वहाँ से ज़्यादा जीते। ऐसे मैं यही तो बात करी थी कि देखें, हालांकि बुज़दार सरकार के जो काम है वो किसी से ढके छुपे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नून लीग का मैदान मान लेना एक सवालिया निशान है पीटीआई की पंजाब में कारकर्दगी पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक विद अ गोल्ड मेडल। पाकिस्तान की शान पाकिस्तानी पहलवान रेसलर इनाम बट ने इटली के बाद अब ग्रीस में भी गाड़ दिए झंडे। वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में एक और गोल्ड मेडल कर लिया अपने नाम। गुजरांवाला वाले बड़े आगे आगे जा रहे हैं जी। इस पहलवान के आगे कोई ना ठहर सका। ग्रीस में जारी है इवेंट और यहाँ इनाम बट ने फाइनल में आज़रबाईजान के पहलवान को ज़ेर किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। बिल्कुल, उन्होंने सेमीफाइनल में यूक्रेन के रेसलर को चेक किया था। इनाम बट रोम में होने वाली वर्ल्ड सीरीज में भी गोल्ड मेडल अब जीत चुके हैं। इनाम बट की फतूहात पर उनके आबाई इलाके में जश्न का समा है। घर वाले, फैंस, इवन हम लोग भी यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, पाकिस्तान की शान है इनाम। क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे रेसलर की अगर बात करें, जमान अनवर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं, और जनाब यूनान से हमें जो है फ़ख्र पाकिस्तान इनाम बट और जमान, इन दोनों ने ज्वाइन कर लिया है। और मुझे बस ये हो रहा है कि यार जल्दी से जब वो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान आएंगे हम उन्हें अपने शो में भी बुलाएंगे और हम वो गोल्ड मेडल और बाकी मेडल्स हाथ में पकड़े, हम यही कर सकते हैं, इसी तरह खुश हो सकते हैं। तो जनाब इनाम और जमान, आप दोनों को वेलकम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं जी, अल्लाह का खास करम है, अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा है और बहुत शुक्रिया, आपके शो पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा इनाम भाई, ये आपने आदत बना ली है ना फतूहात की, तो कैसा लगता है यार आप गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, इतनी पज़िराई मिलती है और हम हमेशा से यही बात करते हैं कि जी दीगर स्पोर्ट्स क्रिकेट के अलावा जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं उनको मिलती, लेकिन आज हम ये बात नहीं करेंगे, आज हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। आज हमने बात करनी है तो आपकी और जमान भाई की कि किस तरीके से आदतन क्रिकेट आप दीगर, क्योंकि आप ही जब हम कहते हैं ना कि दूसरा स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं हो रहा, वो कैसे होगा भाई? वो ऐसे ही होगा जब आप मेहनत करेंगे, जीतेंगे, मेडल लाएंगे तो बाकी लोग भी आपको देख के जो है वो मोटिवेट होंगे, ऐसा ही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये होती है कि जब भी हम किसी इवेंट के लिए तैयारी करते हैं तो हमारे ज़हन में यही होता है कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया में लेकर जाना है, पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है। और फिर जब आप वर्ल्ड लेवल के इवेंट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं जहाँ पर सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का मैसेज जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी जो है ना वो हमारी स्ट्रगल होती है। इवन के मैंने अगर इस इवेंट की बात करते हैं तो मैंने 45 डेज में अपना 16 किलो वजन भी रिड्यूस किया कि मैं इस इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकूं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी एफर्ट करते हैं और फिर आप गोल्ड मेडल भी जीतते हैं, आपके मुल्क का परचम बुलंद होता है, सारी दुनिया आपके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए आपके पीछे पीछे होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ है जिसके लिए हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जी कि पाकिस्तान को इस लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा ज़मान, आप मुझे बताएं कि ये ब्रॉन्ज मेडल तक का सफ़र आपका कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस थे, मुश्किलात थी, और जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ अच्छे कमेंट्स आपको मिलते हैं वहाँ नेगेटिव कमेंट्स भी आपको मिलते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र बहुत मुश्किल था और कुछ मेरा कंपटीशन भी पहला था बीच के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है और मैं इंशाअल्लाह ताला इस मेहनत को कंटिन्यूस करूँगा और इस ब्रॉन्ज को गोल्ड में चेंज करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।
अच्छा ज़मान भाई ये बताएं कि देखें वक्त बदल रहा है और इसके साथ साथ जो है वो पहलवानी भी बदल रही है। अब के मुकाबलों में और पहले के मुकाबलों में क्या फ़र्क है? हाँ जी, ये पहलवानी तो बहुत चेंज हो गया है। अब टेक्निक बहुत ज़्यादा आ गई है। हर चीज़ को देख कर वर्क कर कर फिर कुश्ती करनी पड़ती है। अब एक रेसलर के साथ फाइट थी मेरी, तो मैं उसकी 3-4 कुश्तियाँ देख कर गया हूँ कि ये किस तरह का पकड़ता है, मैंने इसको किस तरह पकड़ना है। तो ये बहुत जदीद काम हो गया। अब इसको बड़ी समझदारी और देख बूझ कर करना पड़ता है। ये कुश्ती वाला काम जो है ना, ये भी बहुत अब टेक्निक के ऊपर हो गया। अच्छा ज़मान, एक सवाल जो आपसे भी मैं पूछूंगी और इनाम से भी पूछूंगी, लेकिन जवाब पहले ज़मान आप दीजिएगा कि फ़िटनेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बार बार अखाड़े में उतरना, बार बार सामने जो आपका मुखालिफ है उसको चित करने की एक हिम्मत और लगन अपने अंदर होना, तो ये जो फिटनेस को बिल्कुल मेनटेन रखना, उसको मद्देनज़र रखना, मरकज़ निगाह रखना, ये ज़रूरी है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं? हाँ जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम सुबह 3-4 घंटे का सेशन सुबह करते हैं और रात को भी सेम इस तरह का कि अपनी फिटनेस ठीक रहे। और उसके बाद डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपको सूट करती है, कौन सी नहीं, और इस हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ता है। ठीक, और इनाम मैं यही आपसे सवाल करना चाहूँगी कि फ़िटनेस को मेंटेन रखना, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, आपकी रूटीन क्या रही? क्योंकि यकीनन जब आपने एक हदफ सेट किया ना, गोल आपने अचीव करना गोल्ड मेडल का, ख़ास तौर पे जो इनाम भाई आपने कहा ना 45 दिनों में आपने किया 16 किलो कम। यार आप या तो अभी मुझे बता दें या जब ख़त्म हो जाए ना इंटरव्यू, तो उसके बाद मुझे आपने एक पर्सनल मैसेज ज़रूर करना है, डाइट प्लान भी और एक्सरसाइज भी प्लीज़। जी बिल्कुल, ये आप इसी चीज़ से हिसाब लगा लें कि मैंने जो है ना अपना 16 किलो वज़न कम किया और सिर्फ 1.5 महीने के अरसे में। और सिर्फ ये वज़न कम नहीं करना होता, आपको अपने वज़न कम करने के साथ साथ आपकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी फुर्ती ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी जो पावर है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो ये इन चीज़ों को मेंटेन रखना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि अगर मैं इस इवेंट की बात करता हूँ तो मैंने 5 मुकाबले इस इवेंट में मुझे खेलना पड़े 2 दिन के अंदर और 3 मुकाबले तो मेरा जो है वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर हुए। तो सिर्फ वेट नहीं कम करना, आपने वेट को मैनेज करना है आपने, क्योंकि उसके बाद इवेंट खेलने हैं। तो हमारी जो डेली रूटीन है वो आप ये देख लें कि हम तकरीबन 7 घंटे डेली प्रैक्टिस करते थे, जिसमें 2 घंटे हमारा मॉर्निंग सेशन होता था जिसमें हम रनिंग वगैरह करते थे, मुख्तलिफ ड्रिल्स करते थे, अपने वेट को मेंटेन करते थे। और उसके बाद हमारा फिर टेक्निकल सेशन एक होता है जिसमें हमने अपने मुखालिफ पहलवान को उठा के गिराना होता है और मुख्तलिफ टेक्निक्स लगानी होती हैं। तो उसके बाद फिर 2 घंटे का हमारा रात को जिम सेशन होता था जिसमें हमने अपनी पावर ट्रेनिंग पर काम करना होता था। तो ये एक पूरी एक साइंस बन गई है। 7 घंटे आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर जो एक वो आपने ट्रेडिशनल स्टाइल देखा होगा जी, सुना होगा जी, पहलवान बहुत ज्यादा खाते हैं, पूरा पूरा बकरा खाते हैं। तो वो भी अब आपको बिल्कुल हमने चेंज किया क्योंकि हमने अब वेट रिड्यूस करना है। तो इस वजह से अब हमने जो है ना वो बहुत ज्यादा भारी भरकम चीजें नहीं खाई, बहुत सी लीन डाइट हमने इस्तेमाल की, जूस वगैरह पिए। इवन के मैंने गोल्ड मेडल जीतने के बाद तकरीबन 2 माह के अरसे के बाद मैंने पेट भर के खाना खाया। तो ये बहुत बड़ी मतलब ना आपको एक स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। तो आप ये देखें कि इवन के ईद भी आ गई इस दौरान, तो ईद पे भी मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहा था, मैं अपने वेट को मेंटेन कर रहा था। वेट को मेंटेन करना, ना आपने बर्गर्स खाने हैं ना पिज्ज़ा खाना है, ऐसी कोई फरमाइश भी नहीं करनी है आपने। सुन ले, वैसे भी आप डाइट प्लान नाम से मांगते, मैंने वही बैठे बैठे भी बता दिया। और हमेशा हम कहते हैं कल से। अच्छा, तो इनाम लास्ट में आपसे पूछूंगी कि ये जो मेडल आपके सीने पे सजा है ये आप किसके नाम करेंगे? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना कि फैमिली बड़ी सपोर्टिव होती है, तभी आप कोई ना कोई मैदान जो है वो मारते हैं मैदान। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली ये एक गोल्ड मेडल तो नजर आ रहा है लेकिन ये एक पूरा एक टीम वर्क है। इसके पीछे आप ये देखें कि आपको नजर आएगा कि हम जब पाकिस्तान से निकलते हैं या पाकिस्तान में इवन हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमें पाकिस्तान वापडा सपोर्ट कर रहा होता है, वो हम क्योंकि वापडा के एम्प्लॉयज हैं। उसके बाद हमें पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन सपोर्ट कर रही होती है जो हमारे खिलाड़ियों का कैंप करती है और पाकिस्तान के जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको मदऊ किया जाता है, उनके सारे एक्सपेंसेस जो है वो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन बियर करती है। उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के इदारे आ जाते हैं जो हमें वहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे बाकी जो दीगर मामलात हैं
उनको देखते हैं। उसके बाद फिर हमारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी और फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है और हमारे ये जो इवेंट को इस काबिल बनाने के लिए कि हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का बहुत बड़ा किरदार आ जाता है, वो हमारी एंट्रीज को बेचता है, उन चीज़ों को सबको मैनेज करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने हमारे स्पोर्ट्स के इदारे हैं सारे अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब जब मिलते हैं तो फिर जाकर हम कोई गोल्ड मेडल जीतते हैं, कंबाइंड एफर्ट, बिल्कुल कंबाइंड एफर्ट होता है और कंबाइंड एफर्ट के साथ ही जो है बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है। जी कंबाइंड एफर्ट के साथ ही जो है वो मेडल आता है। कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल, ये टीम वर्क है ना, जब तक ये टीम वर्क नहीं होगा तब तक जाहिर है कि कोई भी मैदान ना तो आप मार सकते हैं, ना ही कोई आप मेडल सीने पे सजा सकते हैं। बेहद शुक्रिया, हमारे दो चमकते धमकते सितारे ज़मान और इनाम हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियों से हम कराए। और अभी एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद दोबारा से शो का वो हिस्सा आ गया है कि जहां हम बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट पिछले दिनों काफ़ी टर्मोइल का शिकार रही। फैंस, पाकिस्तानी अवाम, क्रिकेटर, सबको इंतज़ार है इस चीज़ का कि कब चेयरमैन का ऐलान होगा। ये इंतज़ार आज ख़त्म होगा। क्रिकेट बोर्ड को नया चेयरमैन आज मिल जाएगा। साबिक क्रिकेटर, कैप्टन, कमेंटेटर रमीज़ राजा नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होंगे। चेयरमैन के लिए जैसे ही रमीज़ राजा का नाम सामने आया था तो खलबली सी मच गई थी। इसकी वजह किसी हद तक रमीज़ राजा भी बने, जो वज़ीर आज़म इमरान खान से जाके मिले भी, उन्होंने मुलाकातें भी की और उसके बाद काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दिए। रमीज़ राजा ने कौमी कप्तान बाबर आज़म से भी मुलाकात की। इसी दौरान पाकिस्तान के कोचेज़ मिसबा और वकार यूनुस ने जिम्मेदारियों से माजरत भी कर ली। नया सेटअप आया, रज़ाक और सकलैन मुश्ताक को जिम्मेदारियाँ उनकी जगह सौंपी गई और इसी दौरान वर्ल्ड कप T20 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान भी हो गया और इसमें आसिफ अली, आज़म खान की शमूलियत हुई। सरफराज और शुएब मलिक की छुट्टी हुई। इस छुट्टी पे सवालात उठे। ये अफवाहें भी गर्दिश करती रही कि कप्तान बाबर आज़म टीम सिलेक्शन पर खुश नहीं थे। ये भी सुनने को मिला कि शायद रमीज़ राजा ने भी टीम में इन खिलाड़ियों को शामिल कराया है। अब क्या कुछ सदाकत है इसमें और नए चेयरमैन की आमद के बाद क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, सब पे बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक ही, तबीयत खैर आपकी? और ये बताइए कि ये रिवायत रही है जब भी नया चेयरमैन आता है तो बड़ी चेंजेस होती हैं, कोचिंग स्टाफ भी तब्दील जो है वो हम देख रहे हैं। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक आ गए हैं, तो क्या आप मज़ीद तब्दीलियाँ देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? फैसल, गुड मॉर्निंग और थैंक यू। आप कई प्रोग्राम्स खुद कर चुके हैं और ये बात आप कई प्रोग्राम्स में कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर मुश्किलात से दो चार। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ ना आपसे? जी, कि हम जब से हर 2 साल 3 साल के बाद एक ऐसा टेन्योर आता है जिसमें हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा से रिवैम्प हो रही है। मतलब वो अब्बास भाई जो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं ना, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, वो क्रिकेट के लिए भी है। पाकिस्तान क्रिकेट भी हर वक्त नाजुक मोड़ से गुजरती रहती है, मोड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बड़ी बदकिस्मती है हमारी ये कि हर 3 साल के बाद एक ऐसा नया सेटअप आता है, ऐसी नई चेंजेस आती हैं कि पिछला जो किया धरा होता है वो सब कुछ उसी तरह ही रह जाता है। दोबारा जीरो से हम स्टार्ट करने की बात करते हैं। एहसान मानी साहब जब थे तो इस तरह लगता था कि क्रिकेट में बेहतरी आ रही है। 3 साल दौर उनका गुजरा। उन्होंने खुद माजरत की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि मैं इस ओहदे पे नहीं रहना चाहता। रमीज़ राजा का कुरा निकला। अब दोबारा से ये बातें शुरू हो रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर मुश्किलात का शिकार हो गई है। टीम सिलेक्शन के अंदर हमें बहुत सारे फ्लॉज नजर आ रहे हैं। बाबर आजम एक की हिमायत कर रहे हैं, दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। मिसबा और वकार यूनुस का फौरन ओहदों से हट जाना, ये भी जमा फिक्रिया है। यानी मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो जबरदस्ती टीम के साथ कोचिंग करें, लेकिन उनकी अपनी जाती मर्जी है। लेकिन टीम को इस नाजुक मोड़ पर छोड़ देना भी आप बताएं कि ये कैसी कौम की खिदमत है। ये वो प्लेयर हैं जो बहुत पैसे लेते हैं, ये वो कोचेज हैं जो हाई क्वालिफाइड हैं लेकिन हाई पेड भी हैं। हम कहाँ पे कहें कि ये कौम की खिदमत करने जा रहे हैं? अगर ये कौम की खिदमत करने का इनको शौक होता या ये कौम की खिदमत कर रहे होते तो क्या पाकिस्तान टीम को इस नाजुक मरहले पर छोड़ देते? चले, उन्होंने अपनी जाती मसरूफियात की वजह से टीम को छोड़ दिया। अब नई सिलेक्शन अब देखें, अब्दुल रज़ाक और सकलैन मुश्ताक,
क्या ये अब पाकिस्तान का क्राइटेरिया पाकिस्तान टीम का रह चुका है कि अब्दुल रज़ाक और सकलैन मुश्ताक जैसे लोग हमारी टीम की कोचिंग करेंगे? क्या ये कोचेस वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगे? फिर एक नया फॉरेन कोच आएगा, 2-3 कोचेस के इंटरव्यू हुए, वो दोबारा से खिलाड़ियों के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, दोबारा से जो एक लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत मुश्किल से खत्म होगा, अपने स्टाइल से वो कोचिंग करेगा, दोबारा से टीम। ये 2-3 कौन है जिनके इंटरव्यू हुए? देखिए डिफरेंट फॉरेन कोचेस हैं। अच्छा। उनके इंटरव्यू हुए, कई से बातचीत भी चल रही है क्योंकि रमीज राजा हैं, वो इंटरनेशनल सर्किट में काफी इन है। आपको पता है कि कमेंट्री भी करते हैं और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों के अंदर फिरते हैं, तो उनकी काफी इंटरनेशनल इंटरेक्शन भी है। लेकिन बात फैसल ये नहीं है कि कोई भी कोच है, आप इंटरनेशनल कोच को लेकर आएंगे, दोबारा से नई टीम बनेगी। अभी आपने अब्दुल रज़ाक और सकलैन मुश्ताक के हाथ में टीम दे दी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अंदर है, इंग्लैंड आगे पाकिस्तान में आना है, फिर आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है, तो आप क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि ये किस तरीके से रीवैम्प होंगी चीजें? और फिर वही बात हो जाती है कि मुश्किलात का शिकार। बिल्कुल, बस टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं ना कि जब भी कोई नया कोच आएगा तो फिर जीरो से सारा कुछ स्टार्ट होगा। और मुझे लगता है, जैसे मैं और फैसल स्टार्ट में भी ये बात कर रहे थे कि अभी सिर्फ कुछ ही दिन रह गए एक बड़ा टाकरा होने में भी, तो आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त मुतहम्मिल है हमारी टीम इस तरह की सिचुएशंस की, इस तरह की तब्दीलियों की। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि कौमी स्क्वाड को लेकर काफ़ी बातें भी हो रही हैं। ये फाहिम भी ज़ेर गर्दिश है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने सरफराज अहमद की स्क्वाड में शमूलियत का मुतालबा किया है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर को स्क्वाड में शामिल करने का मुतालबा करता है। ये प्लेयर्स पावर है। ये सिर्फ बातें होती हैं कि जी उसने शामिल कर लिया, उसने मुतालबा कर लिया कि उसको आप शामिल कर लें। ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। और ठीक है, अगर उन्होंने ये मुतालबा किया तो बिल्कुल ठीक मुतालबा किया, क्योंकि आपको इतने बड़े वर्ल्ड कप से पहले ऐसे तजुर्बे करना किसी सूरत भी आपके लिए, टीम के लिए सूटेबल नहीं है। यही आपका कोलैप्स होता है, क्योंकि असल जो बेंच स्ट्रेंथ होती है, आप जब बेंच स्ट्रेंथ को तोड़ते हैं और अब आप इंतजामिया के ऊपर वो बात डाल देते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता। बेंच स्ट्रेंथ जो होती है वो कोचेस ने बनानी होती है। अगर 3 साल, 5 साल, 6 साल, मैंने फैसल जिस तरह आपको कहा कि कई आप प्रोग्राम्स कर चुके हैं, कई न्यूज बुलेटिन के अंदर आप ये हेडलाइंस पढ़ चुके हैं कि एक बार फिर क्रिकेट जो है वो मुश्किलात से दो चार हो गई है। तो ये क्रिकेट कब ठीक होगी, कब ये मुश्किलात से हम इस क्रिकेट से निकलेंगे, कब इस किस्म के तजुर्बात होते रहेंगे, कब इस किस्म की सियासत कब तक ये होती रहेगी कि एक प्लेयर को निकाला जाता है, दूसरे को रख लिया जाता है, परफॉर्मेंस नहीं होती। हर दूसरी सीरीज बड़ी के बाद जब टीम अनाउंस होती है तो आपको कंट्रोवर्सी नजर आती है। कुछ प्लेयर्स, कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे होते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के, उनको आपने नहीं डाला, कुछ कह रहे होते हैं कि उनको आपने नहीं डाला। तो ये हम कंट्रोवर्सीज के साथ ही क्रिकेट खेल रहे हैं, और कंट्रोवर्सीज के साथ ही जो है वो हम परफॉर्मेंस के ऊपर इतने बड़े इवेंट में हम जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो हमारा एक पैशन है, और अभी तक हम इस पैशन को मुकम्मल ही नहीं कर सके। अभी तक हम कंट्रोवर्सीज के अंदर पड़े हुए, कब हम स्टेबल होंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये रमीज राजा के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है कि किस तरीके से अब वो 3 साल गुजारेंगे। क्या वो पिछली पॉलिसीज को लेकर चलेंगे? क्योंकि एहसान मानी साहब ने, फैसल सिर्फ मैं 1 मिनट लूंगा आपसे, कि एहसान मानी के क्रेडिट के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। एहसान मानी जब क्रिकेट के अंदर आए थे एज अ चेयरमैन, तो ये क्रिकेट बोर्ड नहीं था। नजम सेठी साहब ने तो बिल्कुल क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया था, वो तो कमर्शियल क्रिकेट उन्होंने बना दी थी, अजीब किस्म के वहां पर फैसले होते थे। लेकिन पहली बार हमने 3 सालों में देखा कि मुख्तलिफ तरीके से फैसले हुए। एडमिनिस्ट्रेशन एक के पास होती थी, टीम की इन्वॉल्वमेंट, सिलेक्शन, कोचेस की सिलेक्शन में चेयरमैन का किरदार बिल्कुल भी नहीं होता था। तो अब 3 साल गुजर गए, मानी साहब रुखसत हो गए, रमीज राजा साहब आए हैं। अब ये अपनी मर्जी से, जाहिर बात है कि अपनी पॉलिसीज लेकर आएंगे। जो एहसान मानी साहब की पॉलिसीज हैं वो उनको शायद अच्छी नहीं लगेंगी, या जो पॉलिसीज अच्छी लगेंगी उनको वो कैरी भी करेंगे। लेकिन असल बात ये है कि फिर वही बात आ जाती है, टीम सिलेक्शन, मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट ने इतने बड़े बड़े आपको नाम दिए, पाकिस्तान का क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा नाम होता था, लेकिन अभी तक हम टीम सिलेक्शन की कंट्रोवर्सीज के अंदर ही हैं। ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है, बड़ा लम्हा फिक्रिया। और अब्बास, मेरे ख्याल से अगर आप दीगर मुमालिक को देखें
तो वो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी के साथ चलते हैं। उनकी क्रिकेट आज कहाँ से कहाँ जा चुकी है, जबकि हम अभी तक वही 90s की क्रिकेट पे अटके हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और जो आखिरी जुमला मैंने अदा किया वो ये कि हम 90s के क्रिकेट में अटके हुए हैं। रमीज़ राजा साहब हमेशा ये कहते हैं कि हमें एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी होगी जो कि मॉडर्न ब्रांड है। तो देखते हैं कि क्या वो उस मॉडर्न ब्रांड तक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप लाते हैं या नहीं। चलें जी, हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। एक बार फिर मैं अपने सबसे फेवरेट सेगमेंट की बात करूंगा एंड दैट्स माउंटेनियरिंग। और जब हम कोपेमाई की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे मर्द हज़रात हैं जो बड़ा ही नाम बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी ख़ातीन भी कोपेमाई में धूम मचा रही हैं। शिगर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून कोपेमा आमना शिगरी, इन्होंने 6400 मीटर बुलंद खुसरगंज चोटी सर की है। आमना खुसरगंज सर करने वाली सबसे कम उम्र कोपेमा है। आमना से कबल शहरोज काशिफ ने भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करते हुए कम उम्र तरीन कोपेमा का एजाज़ अपने नाम किया था। ही इज़ इनटू एन अनदर एक्सपेडिशन एज वेल। साथ ही एक और कम उम्र कोपेमा ने पहाड़ी चोटी पर सब्ज़ लाली परचम लहराया। सुहाना कुदरत जो कि शमशाल से मंगलिक सर पहुंची। दोनों कोपेमा हमारी आज की ख़ास मेहमान है। तो एक है जनाब शिगर से, एक है शमशाल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है ना कि जो भी पहाड़ों में रहता है उसको तो शौक़ होता है ये कोपेमाई का। तो बताइए आपने कब से सोचा कि मैं भी ये करूँगी? जी सुहाना आप सुन पा रही हैं? जी जी जी। तो ये जो फैसल पूछ रहे हैं कि ये जो है ना शौक है कि ये शौक कैसे हुआ, और दूसरा ये कि सफ़र कैसा था, क्योंकि जब मैं किसी से पूछूँ ना ये सफ़र कैसा था तो कठिन तो होता ही है, लेकिन उसमें आपकी अपनी हिम्मत, आपका अपना हौसला बड़ा मैटर करता है। मुझे बचपन ही से शौक़ था, क्योंकि मेरे अब्बू भी वो भी इस फील्ड से रिलेट करते हैं। मेरे अब्बू जो है वो एक फेमस माउंटेनर है और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। तो उसे देख के मुझे बचपन ही से बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं पहले में जो है मैं टाइम नहीं दे पाई क्योंकि मैं घर से दूर थी, तो मैं इस फील्ड में आना पॉसिबल नहीं हुआ मेरा। और अब जबकि मैं इंटरमीडिएट से फ़ारिग हुई तो अब मुझे मौका मिला और मैंने ये अटेम्प्ट किया। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि योर फादर ऑल्सो अ वेरी फेमस माउंटेनर, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग ये आपने बताया कि कहाँ से की। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जो हमें यहाँ देख रहे हैं लोग वो ये जानना चाहते हैं कि जी आप पहाड़ सर करते हैं, लेकिन उससे क्या ऐसे ही वन फाइन डे आपको ख्याल आया आपने पहाड़ सर कर लिया? नहीं, ये बताइए कि ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली, कितने अरसे तक ली? मैंने ट्रेनिंग अपने अब्बू से लिया मई के महीने में, और वो मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग था क्लाइंबिंग का। वो बेसिक ट्रेनिंग था। वो एक ही ट्रेनिंग मैंने लिया है क्योंकि उस टाइम मैं फ्री थी। और फिर उसके बाद अभी अगस्त में ये माउंटेन हम लोगों ने सर किया, ये पीक। अच्छा, तो ये कितना वक्त लगा आपको ये चोटी सर करने में, इस चोटी तक पहुंचने में कितने दिन लगे आपको? जी हम लोग ये 7 डेज़ का था टोटल। 16 तारीख को हम लोग बेस कैंप पहुँचे थे और फिर 15 को हम लोग बेस कैंप पहुँचे थे, और बर्फ़बारी होने की वजह से हम लोग हाई कैंप नहीं जा सके। तो नेक्स्ट डे 16 को हम लोग हाई कैंप गए, और हाई कैंप हम लोगों ने 5000 मीटर हाइट पे लगाया था। और फिर उसके बाद रात के 2 बजे जो है हम लोगों ने समिट पुश किया, और 17 अगस्त को सुबह 8 बजे जो है हम लोगों ने समिट किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने बात की ना रात के 2 बजे आपने समिट पुश किया, देखने वालों को ये बड़ा बताना ज़रूरी है कि जी वो उन्होंने ज़रूर है उनके जहन में सवाल आया होगा कि जी रात के 2 बजे कौन करता है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर दोपहर में धूप निकल आई तो जो बर्फ़ है नीचे वो नरम ना हो जाए और वो आपका पैर जो है वो कहीं नीचे धंस ना जाए। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं सुहाना जिनका ख्याल रखना होता है जब आप पहाड़ी चोटी सर करने जा रहे हैं?
जी मेन चीज़ तो ये है कि सेफ्टी का ख्याल रखना होता है, रोप फिक्सिंग वगैरह, फिर वो सब कुछ। अच्छा, और मैं ये भी जैसे मैं और महक भी कभी बात करते हैं तो महक भी कहती है कि यार क्यों करते हैं ये लोग। बहुत से हमारे लोग ये कहते हैं कि जी ये जो सामने पहाड़ है बर्फीला, इसको सर करने में मतलब क्या मज़ा आता है। तो आप अपने अल्फाज में बता पाएंगी कि जी क्या चीज़ अट्रैक्ट करती क्या है? चीज़? जी मैं जो है मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में रही हूँ जहाँ पे जो है मतलब सारे मतलब बहुत बहादुर लोग हैं, ख़वातीन भी मर्द भी, और अपने बहादुरी के लिए वो लोग बहुत फेमस है। तो मैं बचपन ही से मैंने देखा है ऐसी चीज़ें, तो मुझे बहुत शौक़ था। और सबसे बड़ी बात जो है मेरे अब्बू, वो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। तो अब्बा को देख के बेटी ने कहा कि बस मैंने भी इसी राह पे, इसी डगर पे चलना है। ठीक है, मांगलिक सर जिन्होंने सर किया वो तो हमने उनसे बात की। अब ज़रा हम चलते हैं 6400 मीटर वाली खुसरगंज जिन्होंने सर की है, आमना शिकरी से। आमना अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नया दिन में खुशामदीद। कैसा महसूस कर रही हैं ये अचीवमेंट हासिल करके? ये मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने ये जो काम है वो पहली बार ट्राई किया था और मैं इसमें कामयाब हो गई। अच्छा, और ये बताएं नेक्स्ट कौन सा आपने प्लान बनाया हुआ है? नेक्स्ट कौन सी चोटी सर करनी है? इंशाल्लाह अगर हमें कोई सपोर्ट करे, अगर कोई स्पॉन्सरशिप मिले तो हमें स्पार्टिक नाम का कोई पीक है उस पे जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, और आपका ये वाला कैसा रहा? तमाम तर बखैरियत आप लोग आ गए, बीच में कोई मुश्किलात वगैरह तो दरपेश नहीं आई? नहीं, बस मौसम की वजह से थोड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और भी बहुत सारी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, मगर हमने अल्लाह की करम से काफ़ी हद तक सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया। ठीक है। अच्छा आमना, लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारी ख़वातीन जिनको आप इंस्पायर कर रही हैं, जिनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं, तो उन तमाम लड़कियों के लिए जो चाहती हैं कि वो भी इस तरह से कोह पैमाई में अपना नाम बनाएं, उनके लिए कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें? बिल्कुल, मैं तमाम ख़वातीन से गुजारिश करती हूँ, अगर उनको क्लाइंबिंग का शौक़ है तो वो हिम्मत ना हारे। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो ऐसा नहीं है, घर वालों को मनाने की कोशिश करें और घर से निकले और कोशिश करें, इंशाल्लाह वो कर सकते हैं। क्लाइंब करना इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ख़वातीन ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकती है, क्योंकि उसके ख़वातीन के अंदर बर्दाश्त की जो सलाहियत होती है वो मर्दों से ज़्यादा होती है। अच्छा चले, आई विल टेक दैट। बहुत शुक्रिया आमना आपका और सुहाना आपका, दोनों ने, एक ने खुसरगंज और दूसरे ने मांगलिक सर जो है वो सर की है। और हम आपको विश करते हैं कि आप ना सिर्फ ये पहाड़ की चोटियाँ इसी तरह सर करती रहें, बल्कि जैसे आपने जिक्र किया जो माशरे की बनाई हुई जो हदें हैं ना, उनको भी इसी तरह आप सर करते रहें, अबूर करती रहें आप। और ये जो हमारा मुआशरा है, शायद कुछ चीज़ें स्पेशली ऐसी ख़वातीन को एक्सेप्ट करता भी नहीं है ना कि ख़वातीन का क्या काम है पहाड़ की चोटियों में चढ़ना। अब आप देखें कि वो कितना नाम रोशन कर रही हैं पाकिस्तान का। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आप तकरीबन हर रोज़ बातें करते हैं जनाब कि बच्चे जो हैं हमारे, उन पे मनफी असरात पड़ते हैं, बच्चे जो हैं वो गलत राह पे चले जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि बच्चों के गलत राह पर जाने में शायद घर का माहौल बहुत ज़्यादा जो है उसका वो मैटर करता है। फैसल, अक्सर हमने देखा है सड़कों पे कि नौजवान जो हैं या फिर अधेड़ उम्र के अफराद भी हैं, नशे की लत में मुब्तला होकर तबाही के करीब नहीं पहुंच चुके होते, तबाह हो चुके होते हैं, ज़िंदगियां तबाह कर बैठते हैं। हाँ बिल्कुल। दिमाग में ये ख्याल भी हमारे ज़रूर आता है कि न जाने यार किसके बच्चे हैं और कैसे घर से इनका ताल्लुक है, कि किस घर से ताल्लुक है। और मैं फैसल आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं एक दफ़ा इसी चीज़ पे हम लोग एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, आउटडोर कर रहे थे, और एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिनसे जब मैंने पूछा तो एक बहुत
ऐसे पॉलिटिशियन के बेटे थे जिनका नाम नहीं यहाँ पे मेंशन करूँगी, लेकिन घरेलू नाचाकी की वजह से ना उन्होंने इस राह को अपनाया और वो ऐसे सड़कों पर थे कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किचन का बैकग्राउंड माशाल्लाह इतना अच्छा, या ऐसे पढ़े लिखे ख़ानदान से उनका ताल्लुक। तो ये जो हमारे नौजवान हैं, ये हमारा असासा होते हैं और इनको इस लत में मुब्तला ना हो, इसके लिए घर का किरदार, घर वालों का किरदार, माँ बाप के आपस के ताल्लुकात बेहतर होना बेहद ज़रूरी है। ये यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं और क्या कोई भी नहीं होता जो कि इनका हाथ पकड़ के इन्हें इस राह पर आने से रोके? पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करेंगे। वालिदैन सब कुछ अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही तो करते हैं। खिलाना पिलाना हो, खेल कूद हो, घुमाना फिराना हो, लिबास हो या अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना हो, वालिदैन बच्चों की किसी जरूरत और ख्वाहिश को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अपने बच्चों को जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे और सबसे कामयाब देखना चाहते हैं। अक्सर बच्चे कम या ज्यादा किसी न किसी हद तक वालिदैन के अरमानों पर पूरा उतरते हैं, मगर कुछ बच्चों की जिंदगी आगे चलकर इस अंजाम से भी दो चार हो जाती है। अपनी रगों में मंशियात का जहर उतारते ये नौजवान आखिर किन वालिदैन के बच्चे होते हैं? कौन से अवामिल इन्हें अमली जिंदगी में कामयाबियों के बजाय इन तारीख राहों तक ले आते हैं? हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो बच्चों की मंशियात की लत में मुब्तला होने का खुरा ना हमें गलत सोबत से मिला और ना ही गली गली मंशियात की बआसानी दस्तयाबी से, बल्कि इस सवाल का जवाब हमें इन्हीं नौजवानों के अपने घरों तक ले गया। मंशियात के आदी अफराद से तफसील से बात की तो इन तमाम अफराद के पस मंजर में एक बात मुश्तरक नजर आई, और वो ये कि इनके वालिदैन के दरमियान कोई हमांगी नहीं थी। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े होना मामूल था। तुम्हारी गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। शर्म आया तो रही नहीं तेरे अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आस के नाम से मंशियात से बहाली का मरकज चलाने वाले अब्दुल रहमान अलाना का कहना है कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग ना होना बच्चों के मंशियात की तरफ जाने का सबसे बड़ा आमिल होता है। एक एडिक्ट में एक चीज़, द फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो होता है दैट इज़ कि वो एडिक्ट जो है डिसफंक्शनल फैमिली से आया होगा। डिसफंक्शनल फैमिली का क्या मतलब हुआ कि फादर गोइंग दिस वे, मदर गोइंग दिस वे। अब वो बच्चा का जो है ना, वो छोटा बच्चा होता है आपका, आप खुद ही इमेजिन कर लें, साल का बच्चा, अब ही इज़ गेटिंग डिफरेंट मैसेजेस। फादर से मुख्तलिफ मैसेज मिल रहा है, वालिदा से मुख्तलिफ मैसेज मिल रहा है, तो वो खींचा जाता है। फुटपाथों और पुलों के नीचे मैले कुचैले कपड़ों में मौजूद इन नौजवानों से सब कराहियत का इजहार करते हुए गुजर जाते हैं, मगर इनके यहाँ तक पहुँचने का एक सबब कम उम्री में झेला गया जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद भी होता है। सेकंड इंग्रेडिएंट इज़ ट्रॉमा, कि बच्चे के साथ कुछ न कुछ ट्रॉमा हुआ होगा। ट्रॉमा कैन बी डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, अ लव्ड वन, इट कैन बी सेक्सुअल ट्रॉमा, कि किसी ने उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, किसी ने फिज़िकली अब्यूज़ किया है बहुत ज़्यादा। इस मुल्क में छोटे मेल बच्चों के साथ ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं देन द फीमेल। नशइयों के ऐसे ही एक ठिकाने में मौजूद एक नौजवान से बात की तो वो भी बचपन में घर से मिलने वाले दुखों को ना छुपा सका। अब्बा मारता था, गाली देता। तो भाई की मार से तंग आके तुम भाग गए हैं? घर में या घर से बाहर ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का शिकार हर बच्चा मंशियात की लत में मुब्तला नहीं होता, बल्कि चंद एक ही होते हैं जिसका सबब इन बच्चों का दीगर बच्चों के मुकाबले में ज्यादा हसास होना है। तीसरा इंग्रेडिएंट, वो जो बच्चा जो है ना, जो एडिक्शन की तरफ जाता है, ही इज़ सेंसिटिव। मतलब डिसफंक्शनल फैमिली तो इस बच्चे के लिए भी है और दूसरे दो बच्चों के लिए भी है, मगर जो डिसफंक्शनल फैमिली जो है, ये बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसके ऊपर असर ज़्यादा होता है। दूसरी बात, ये जो एडिक्ट है ये परसेप्टिव ज़्यादा होता है, उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये वालिद और वालिदा के दरमियान क्या हो रहा है। वो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा जो बच्चा होता है, 1 साल का, 2 साल का, उसके लिए वो चीज़ कितना पावरफुल होता है।
हाँ। मतलब इस किस्म का अगर कोई मतलब वो तो छोटा सा है ना। बच्चों को अपने लिए और माशरे के लिए अच्छा इंसान बनाना वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, मगर ये जिम्मेदारी भी बहुत एहतियात का तकाजा करती है, खास तौर पर इन बच्चों के लिए जो ज्यादा हसास हों। हौसला अफजाई के बजाय हौसला शिकनी और तनकीद से बढ़कर लान तान बच्चे की शख्सियत और खुद एतमादी को तबाह कर देती है। आपने किसी बच्चे को कह दिया भाई तुम तो बेकार हो, तुमको बिल्कुल नकम्मे हो, आप जितने मरतबा उसको कहेंगे ना तो आप बिल्कुल नकम्मे हैं। अब आप सोच लीजिएगा वो बच्चे का हाल क्या होता है। बच्चे को लगता है मैं नकम्मा हूँ, वाकई में मैं नकम्मा हूँ। अगर नहीं भी होगा ना नकम्मा बनते जाएगा बेचारा। उसके सर में इतनी दफ़ा मैसेजेस आती हैं कि तुम नकम्मा हो, तुम बेकार हो, तुम कोई चीज़ समझते नहीं हो। तो बच्चे का तो हालत बुरा हो जाता है अंदर। फिजिकली यू आर नॉट हर्टिंग है, मेंटली इमोशनली आप उसको, स्पिरिचुअली उसको बिल्कुल आप ख़त्म करते जा रहे हैं। हसास बच्चे जब मुसलसल तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल जैसी नफ्सियाती और जज्बाती ठोकरों की जद पर रहते हैं तो नतीजे में अंदर से तबाह और शदीद मायूसी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। ऐसे में मंशियात के आर्जी सुरूर को अपने सारे दुखों का मदावा और वाहिद सहारा समझने लगते हैं। क्योंकि उसका इतना अंदर इतना दर्द था अंदर कि भाई नशे से उसको सुकून मिलता था, नशे से सुकून मिलता। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब वो नशे का मरीज़ स्टार्ट करता है ना नशा, उसको नशे से सुकून मिलता है। अब उसको सुकून की इतनी दर्द है अंदर कि भाई वो सुकून उसको चाहिए ही चाहिए, तो वो नशा कंटिन्यू करते जाता है। ठुकराए हुए और दुखों के सताए बच्चे किस उम्र में मंशियात के आदी बन जाते हैं? इस सवाल का जवाब अक्सर लोगों के लिए तवक्को से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज होगा। कितने टाइम से नशा कर रहे हो? ये तकरीबन मेरे को 7 साल हो। तो अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी मेरी 15। तो जब 7 साल के थे तब से नशा कर रहे हो गया हैं? पहले तो मैं चरस पीता था, फिर शीशे पे आ गया था, फिर इसके ऊपर मैंने कोई नशा नहीं। तो 7 साल के बच्चे को नशा क्यों जरूरत पड़ गई? क्या वजह थी नशा करने की तुम्हारे? ऐसे बस शौक चढ़ा था, शौक। रगों में आइस, चर्च और हीरोइन का जहर उतारने वालों को भी एहसास रहता है कि ये सब इन्हें किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर बंदे ने अंदर जिस्म के अंदर जुआ खींच लिया ना, बंदा साइको हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अल्लाह जानता है, जैसे आप खड़े हुए हैं ना, आप माशाल्लाह कितने जानदार हो। ऐसे में बंदे को गिरा सकता था पहले मैं ऐसा जान लेता। मेरे पहले यूं सीना मेरा बाहर निकलता था, अभी आज के चक्करों में अंदर फंस गया। इन पुलों, फुटपाथों और सुनसान गलियों में ऐसे नशई अफराद की टोलियों को लोग अक्सर हकारत, कभी कराहत से देखते हुए गुजर जाते हैं, मगर कम ही हैं इनके इस मकाम तक पहुंचने की वजूहात पर गौर करते हैं। ये भी किसी न किसी के बच्चे होते हैं, और कौन से माँ बाप अपने बच्चों का ये अंजाम देखना चाहेंगे? कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अच्छा, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है तो इससे ये तो साबित हो गया कि बच्चों की परवरिश और उन्हें मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए वालिदैन का किरदार कितना ज़रूरी है। लेकिन आज के वालिदैन क्या ये समझने से कासिर हैं? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब हम बच्चों की परवरिश की बात करते हैं तब हम वालिदैन के किरदार का जिक्र ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने बच्चे को पालना है, ये एक बाप की भी जिम्मेदारी है। यानी माँ और बाप दोनों का ये मिल के काम है कि एक बच्चे को पालना है, उन्हें अच्छी तरबियत देनी है, अच्छा माहौल देना है। लेकिन जिन बच्चों को बदकिस्मती से अच्छा माहौल नहीं मिलता या वो एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये बचपन से उनके दिमाग पर चीज़ें असर करना शुरू कर देती हैं। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाया जिसके अंदर सही मानों में आपने उसको उजागर किया। अपनी 26 साल ज़िंदगी और 4 कॉन्टिनेंट्स में थेरेपी एंड काउंसलिंग करने के बाद मैं बड़े हतमी तौर पर यह बात कह सकता हूँ कि मेरे पास ड्रग एडिक्ट बच्चे आते हैं, मेरे पास सुसाइड अटैम्प्ट्स के बच्चे आते हैं, मेरे पास बागी बगावत वाले जराइम पेशा बच्चे आते हैं। और आज तक जब हम उन बच्चों की काउंसलिंग करते हैं या प्रोबिंग करते हैं, हमने आज तक उन बच्चों को कसूरवार नहीं पाया।
सारा सिरा जाके घर के ऊपर ही से शुरू होता है, घर से ही जो है वो मिलता है। घर के अंदर जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये ब्रोकन फैमिली है, आपस में जो मियाँ बीवी के या माँ बाप के जो रोल मॉडल होना चाहिए, उसके अलावा इग्नोरेंस, लाइल्मी, इस खुदारा ये जो वालिदैन ये कहते हैं ना हम बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपके भी पैकेज में लिखा था बच्चों की, ऐसा नहीं है। लालच के लिए कर रहे हैं, बड़ा घर बनाने के लिए कर रहे हैं, गाड़ी करने के लिए कर रहे हैं। एक मुझे बताइए, 1 साल के बच्चे को क्या पता है कि 4,000 रुपये का सूट क्या होता है? एक 3 साल के बच्चे को क्या पता है कि 10,000 रुपये की चीज़ क्या होती है? उसको वैल्यू नहीं पता होती। ये वैल्यू कौन दिला रहा होता है? वालिदैन दिला रहे होते हैं, कंपटीशन में लगे हुए होते हैं, मुकाबले के अंदर लगे हुए होते हैं। इस वजह से जाके उस बच्चे को ये मिक्स मैसेजेस मिलते हैं। राह फरार इख्तियार करता है वो शख्स जब वो नशे की तरफ जाता है। देखिए, जब मैं और आप भी अगर इंसान है ना, और हमें जब अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हम सिर्फ 2 ही तरीके के रवैये इख्तियार कर सकते हैं। एक रवैया ये कि हम मार धाड़ की तरफ, गुस्से की तरफ, चीख की तरफ जो है वो चले जाएँ, एग्रेसिव हो जाएँ। दूसरा ये होता है कि हम अपनी ज़ात के अंदर अपनी ज़ात को मजरू करते हुए हम तन्हा हो जाएँ, हम कमरे के अंदर चले जाएँ, हम बातचीत करना छोड़ दें, नहाना छोड़ दें और आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर घुलना शुरू कर दें। ये दोनों मनफी हैं। इसके पॉजिटिव भी होते हैं। अगर आपके बच्चे को अग्रेशन है तो आप उसको स्पोर्ट्स में जो है वो डाल दें, आप उसको फिज़िकल एक्टिविटी में डाल दें। अगर कोई बच्चे की नफ्सियात इस तरह की है कि वो इंट्रोवर्ट होता है, ज़ात की तरफ चला जाता है, तो आप फ़ाइन आर्ट्स की तरफ डालते हैं उसको, म्यूज़िक में, पोइट्री में, पेंटिंग में, इन चीज़ों को डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना वो फिज़िकल जो है वो एक्सरसाइजेस या उसका कोई जो है वो प्रायोरिटी है, ना ही हमारे यहाँ फ़ाइन आर्ट्स की जो है वो प्रायोरिटी है। हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे भी बहन बच्चे आए हैं और माँ आई, मुझे समझ ही नहीं आता। एक माँ मुझे आके कह रही है कि मेरा बेटा 9 साल से नशा कर रहा है, मुझे अब पता लगा है। पता आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि एक माँ जिसने 9 महीने बच्चे को पेट में पाला, जो बच्चे की चाल पहचानती है, जो बच्चे की आंख का इशारा पहचानती है, उसको 9 साल से नहीं पता है कि उसका बच्चा जो है वो नशा कर। नशा एक ऐसी चीज़ है जो वाज़े तौर पर अलामात रखता है। नशा एक ऐसी चीज़ है जो वाज़े तौर के ऊपर चाल बिगाड़ देता है, हुलिया बिगाड़ देता है, रहन सहन बिगाड़ देता है, नींद बिगाड़ देता है, भूख में जो है वो इतना वाज़े पैगाम दे रहा होता है नशा। और आपके घर के अंदर नशा शुरू हो और आपको मालूम ना, उसकी स्मेल होती है। डॉक्टर साहब बिल्कुल, इतनी चीज़ें होती हैं। यही मैं बात करने जा रहा था कि माँ तो वो चीज़ होती है, बच्चा नशा तो दूर की बात, सिर्फ एक आम सिगरेट भी अगर वो पी के आ जाए ना तो उसकी स्मेल भी वो पकड़ लेती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की फैमिली सेटअप की, एक और बड़ी अहम चीज़ है और जो हमने रिपोर्ट में भी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद रहमान ने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है, कमेंडेबल। एक और चीज़ है जिसमें उसका जिक्र था और वो ये था कि जिन बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है वो भी इसकी तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे माशरे में, हमारी फैमिलीज़ में अगर कोई बच्चा अपने फैमिली रिलेटिव की तरफ से इस तरह निशाना बनाया जाए या फिर कहीं बाहर से इस तरह निशाना बन के घर आए और अगर वो अपनी माँ को बताए तो वो फैमिली प्रेशर माँ के कहती है कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, तुम चुप हो जाओ और बताना नहीं किसी को। ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को एड्रेस करना कि अगर वक्ती तौर पे अगर आप जो है आपके ऊपर इस तरह का कोई बेइज्जती वाला प्रेशर आता है तो उसको टैकल करें, ना कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप नशे की तरफ धकेल दें। सर देखिए, जब तक बच्चा बालिग नहीं होता, दुनिया और आखिरत का कानून माँ बाप ही को मौरिद इल्ज़ाम ठहराएगा। अगर जिस दिन माँ बाप को ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें दुनिया के कानून में भी पुलिस भी हमें ही पकड़ के लेके जाएगी क्योंकि वो बालिग नहीं है, और अगर हम ऊपर चले जाएं और आखिरत में भी सवाल हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी होगी क्योंकि अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया था कि हम निकाह के रिश्ते के बाद इसको दुनिया के अंदर लेके आए थे। तो वो लोग जो ये समझते हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो है वो अभी आपके पैकेज में भी इसी से जुड़ता था। हमारे सामने जब ये बच्चे आते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट होते हैं, हमारे लिए बेसिकली वो काबिल रहम भी होते हैं और हमारे लिए पेशेंट होते हैं। यानी किसी काउंसलर के आगे वो शख्स जिसको डायबिटिक है और बहुत हाई शुगर है और वो हलवा नहीं छोड़ पा रहा, वो हमारे लिए वो भी सेम वही है कि क्रेविंग पे काबू नहीं कर पा रहा, और एक बच्चा जो नशे की लत में लग गया है, और हमारे लिए भी वो भी वही है। हमारे लिए वो मरीज़ है। हम इसको डिजीज़ और इलनेस कहते हैं, हम इसको गिल्ट नहीं कहते। जिस वजह से भी उसको शुरू हुआ, अब अगर उसको एक लत लग गई है, ये काबिले इलाज है, ये रिवर्स हो जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी बात ही यह है कि मोहब्बत चाहिए। उनको किसी ने गले नहीं लगाया था, इसीलिए तो नशे की तरफ चले गए। आप भी जब धुतकार देंगे तो वापस कैसे आएंगे वो? तो इसका मतलब ये कि आपको उनसे नरम रवैया, मोहब्बत का रवैया रखना पड़ेगा वालिदैन को। और जब दूसरी कोई बीमारी हो सकती है तो ऐसे ये भी एक बीमारी हो सकती है। वालिदैन जब अपने आप को ये समझ जाएंगे, सारी बात ये है कि वालिदैन, जैसे मैंने आपको कहा ना, ये ख्याल नहीं करते
कि उनको अपने जो झगड़े हैं वो बच्चों के सामने नहीं निपटाने। हमने ऐसे भी देखे हैं जो अपने बच्चों को यूज़ करते हैं, यानी माँ को अपने शौहर को अगर कोई बात नहीं कहनी है तो उसको बच्चे के थ्रू कहलवाती है। हाँ। और बच्चे के बाप के खिलाफ जो है वो कान भरती है, और बाप भी जो है वो माँ को जो है वो ताने तशनी दे रहा होता है बच्चे के थ्रू। यानी बच्चा एक ऐसा मैसेंजर, एक कम्युनिकेटर बना दिया जाता है जिसको अपनी समझ भी नहीं है, और वो ये समझता है कि जी मुझे समझ ही नहीं कुछ आ रहा। और फिर उसके बाद फिज़िकल अब्यूज़ आपस में भी हो जाना और बच्चे के साथ भी जो है हो जाना। फिज़िकल अब्यूज़ किसी भी हाल के अंदर किसी भी एक मस्बत तामीरी शख्सियत नहीं बना सकता। वो लोग जो ये समझते हैं कि जी फ़िज़िकल अब्यूज़ से डिसिप्लिन किया जा सकता है, उनको नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। तशद्दुद से कभी भी डिसिप्लिन नहीं आ सकता। डिसिप्लिन हमेशा बातचीत से आ सकता है, डिसिप्लिन हमेशा कंट्रोल करने से आ सकता है। तो वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि अगर हम अपनी राह फरार इख्तियार कर लें, इस्केप की तरफ जो है वो चले जाएं, और बच्चों की, और एक और सबसे बड़ा अलमिया है, बाप की सबसे बड़ा अहमकाना हरकत ये होती है कि वो समझता है कि जो पालना है ना, मैं कमा के लेके आया हूँ, अब पालने की सारी जिम्मेदारी माँ की है। जी ऐसा नहीं है, माँ अकेला बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती थी, राइट। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो माँ इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती है, वो बाप का डिसिप्लिन, बाप ही के थोड़ा सा जो है वो रोब, बाप ही के थोड़ा सी तवज्जो, वो बैलेंस करती है माँ और बाप के बीच में। तो जहाँ ये लोग समझते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, वहाँ ज़ाहिर है बच्चा एक ऐसा कच्चा फूल होता है, वो किसी के भी हाथ लग जाता है और मसल दिया जाता है। बिल्कुल, अगर दुनिया में दोनों मिलके लाए हैं तो परवरिश भी दोनों ने मिलके करनी है। ये एक माँ या एक बाप का सिर्फ काम नहीं है अकेले में, बल्कि दोनों अपने तरीके से परवान चढ़ाते हैं। जहाँ माँ नरमी रखती है वहाँ बाप सख्ती तो नहीं मगर एक रौब ज़रूर रखता है, और जहाँ बाप बिल्कुल दोस्त की तरह होता है वहाँ माँ जो है वो थोड़ी सी सख्त रहती है। और ये कोई नेचर की बात नहीं है, ये बैलेंसिंग की बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और जैसे कि आप बता रहे थे, हमारी नस्ल नशे की तरफ चली जाती है, उसकी बहुत अहम वजह उसके बचपन में ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, और वो है उस पर पड़ने वाला वो एक्स्ट्रा प्रेशर। तो क्या ही अच्छी बात हो कि वालिदैन जहाँ एक तरफ ज़रूर उस बच्चे के लिए कमाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, वहीं अपनी सी थोड़ी कमाई, थोड़ा सा वक्त उस बच्चे की तरबियत पे भी सर्फ करें। वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि जब भी हम कभी भी इस तरह की फैमिली से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि बच्चों का फ्यूचर हम बना रहे हैं। तो बच्चों का फ्यूचर भी तभी बनता है जब आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ा वक्त निकालते हैं। हमारा जो वक्त था आपके साथ आज तक के लिए ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, बहुत सी बातें करेंगे और जनाब बहुत से टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करवाएं।